हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी से मैंने बताया था, कि अकाउंटेंसी में एज अ सेकंड प्रोजेक्ट जिस पर हमें काम करना है, मैं उस पर अगली वीडियो को लेकर प्रस्तुत होऊंगा जल्द ही। तो आज मैं उसी पर बात करना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के बाद आगे हमें क्या करना है। तो जैसा मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया आप सभी को कि कोविड का जो बैच था या जो ईयर था, उसमें जो कुछ भी गाइडलाइंस थे दैट वाज स्पेशल गाइडलाइन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर ओनली। तो इसीलिए उस ईयर की किसी चीज़ों को अब हमेशा के लिए मानकर चलना गलत है। पहले तो जो प्रीवियस कोविड से पहले वाले बैचेस के जो प्रीवियस गाइडलाइंस थे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल्स, वही हमें एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको कहा गया था पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। नाउ कई लोगों का अब इसमें भी अपना एक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है, मतभेद रहता है इसमें कि स्पेसिफिक में कितने प्रोजेक्ट बनेंगे, एक या फिर दो। देखिए, सीबीएसई के गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो सीबीएसई ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात की हुई है। नाउ सीबीएसई के प्रीवियस गाइडलाइंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट एंड 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। अब 2 स्पेसिफिक जब प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट हमारा कैश फ्लो से बनता है, बाय मीन्स चॉइसेस हैं हमारे पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट से बनता है। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनता है रेशियो एनालिसिस पर, और ऐसे ही सेगमेंट एनालिसिस भी है हमारे पास कंपैरेटिव कॉमन साइज की मदद से। नाउ कंपैरेटिव कॉमन साइज हमारे सिलेबस में से डिलीट हो चुका है, काफी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग एंड वेरी इजी चैप्टर पार्ट बी से। तो अभी जिस मंथ में हम लोग एंटर कर चुके हैं, होप सो आपके स्कूलों में पार्ट बी शुरू हो चुका होगा, और नहीं भी हुआ तो जल्दी ही शुरू होगा, और नहीं तो खत्म होने के कगार पर होगा। तो इन दैट केस इस मंथ के एंड तक आप सभी को कंपैरेटिव कॉमन साइज के 2 नाम आपके नॉलेज में आ जरूर जाएंगे। भले उसके न्यूमेरिकल को आपके सिलेबस में पढ़ाना नहीं है, बट एज अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम देखें तो उसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज तो रहेगा ही रहेगा। यानी एज अ नेम और एज अ टूल टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, ये चीज तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो जब हम बात प्रोजेक्ट की करते हैं तो वो हमारे सिलेबस को लेकर के रिलेट नहीं करता कि अगर सिलेबस में कंपैरेटिव कॉमन सेंस डिलीट हो चुका है तो क्या उसको हम इंक्लूड करें कि ना करें। तो इट्स अपॉन अप टू यू ओनली, आप ही को सोचना है कि एनालिसिस जब करना है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसमें आप किस टूल को यूज करने वाले हैं। किसी 2 टूल्स का इस्तेमाल आपको करने के लिए सीबीएसई कहती है, जिसमें मोस्टली हम सभी लोग फॉलो करते हैं। आमतौर पर कैश फ्लो स्टेटमेंट एक कंपलसरी रख लेते हैं, और सेकंड थिंग, चाहे वो रेशियो के फॉर्म में रखते हो, सेगमेंट एनालिसिस के फॉर्म में रखते हो, या किसी अदर टूल्स में, तो इसको टीचर्स बच्चों में सेग्रीगेट करते हैं, बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और बच्चे अकॉर्डिंगली उसमें एनालिसिस करते हैं। नाउ अब बात करते हैं कि उसको प्रोग्रेस कैसे करना है, कैसे उस पर वर्क करना है। तो बताना चाहूंगा मैं कि टीचर्स आपको गाइड जरूर करेंगे इस विषय पर, बट अगर आप वीडियो को देखकर इस वीडियो के माध्यम से सीखना समझना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको गाइडलाइंस देता हूं। करना ये होगा कि आपको ऑलरेडी एक मार्केट में एस्टेब्लिश्ड कंपनी, जैसे कि डाबर इंडिया लिमिटेड है आपकी, ठीक है, या कोई भी अदर ऐसी कंपनी है, आपने उस कंपनी को लिया, ठीक है, और देन उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पब्लिश होते हैं उसको ऑब्टेन किया, और देन उसके बेसिस पर आप उस कंपनी का 2 एनालिसिस का टूल्स इस्तेमाल करके रिपोर्ट देने वाले हैं, यानी कि प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसमें से एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ करना नहीं है, जैसे नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है विद ऑल द 3 एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो उन 3 एक्टिविटीज के साथ आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दिखाना है, और उसके ऊपर कमेंट भी लिखना है। मेन एनालिसिस का मतलब है आपका ऑब्जर्वेशन बाय मीन्स ऑफ कमेंट्स, तो वो भी आप जरूर से जरूर देंगे उसमें। फिर आता है दूसरा रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस में भी सेम यही है, जो 4 कैटेगरी के रेशियोज आप सभी जानते हैं कि एक आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा आता है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड वन आता है आपका एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और फोर्थ आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन चारों कैटेगरी से एटलीस्ट 2-2 रेशियोज कम से कम आप उस कंपनी के एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एज एनालिसिस उस रेशियो को कंप्यूट करते हैं, एंड देन ऑन दैट बेसिस आप उसको अपने शब्दों में ऑब्जर्वेशन बाय मींस कंक्लूजन के तौर पर लिखते हैं।
कि कंपनी का परफॉर्मेंस बाय मीन्स ऑफ लिक्विडिटी है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है, सॉल्वेंसी है, किस तरह का है। इसी तरह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम सेगमेंट वाइज उसका एनालिसिस करते हैं, जिसमें कंपैरेटिव कॉमन साइज के टूल्स का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है, परसेंटेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीजें क्योंकि सिलेबस से बाहर हो चुकी हैं आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो हो सकता है हम आपके टीचर्स इस चीज को सजेस्ट ना करें, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट बेटर यही होगा कि आप अपने इंटरनल जो एग्जामिनर होने वाले यानी आपके सब्जेक्ट के टीचर्स, उनके कंसल्ट के अगेंस्ट कुछ भी ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो एक्सटर्नल के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपके खुद के टीचर्स होने वाले हैं। तो उनके डिसीजंस के अगेंस्ट जाकर के कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि उनको कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम हो सके, है ना। तो इसीलिए जैसा वो सजेस्ट करें वैसा ही करिए। लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानना था तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज को आपको बताना चाहिए। तो इस तरह से आपके अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट फाइल में ओवरऑल 2 तरह के चीजें आपको करनी है। एक हो गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा आपको साथ ही साथ स्पेसिफिक रेशियो पर भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर भी काम करना होगा, जो बहुत छोटा सा ही काम होता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपका अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट वर्क पूरा होगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट फाइल के बारे में। और हाँ, आपको दिए गए ऊपर के लिंक पर दिखाई दे रहा होगा, फ्लैश कर रहा होगा कि आपको जो भी वीडियोस देखने हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट फाइल्स, एक बना बनाया कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल, तो आप जरूर देख सकते हैं उसको। आपको लिंक नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन हाँ, आप सभी अक्सर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसका पीडीएफ मुझे शेयर कर दीजिए। तो एक्चुअली बच्चों, वीडियोस बनाने के बाद उसका पीडीएफ रखने का कोई भी रीजन नहीं होता, और मैं आपको हूबहू पीडीएफ भी शेयर नहीं कर सकता। कोशिश रहती है कि मैं उस वीडियो के द्वारा आपको समझा सकूं कि प्रोजेक्ट में करते क्या है और कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप उसको हूबहू कॉपी करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा वीडियो बनाना भी एक तरह से बेकार हो गया। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ना कि आपको कॉपी पेस्ट करने की सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। खैर, ये आपके अपने विश पर है, बाकी आप जैसा भी करें बेस्ट करें, और जहां तक हो सके मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।